नमस्कार दोस्तों। ऐसा कोई दिन नहीं है जब भारतीय फुटबॉल के अंदर हमें नई चीजें देखने को ना मिल रही हो। अब चाहे प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो हमारे सिस्टम के अंदर भी हैं और सिस्टम से बाहर भी हैं। ये जितनी भी समस्याएं हैं ना, ये एएफसी एशियन कप से पहले भी चल रही थी और एएफसी एशियन कप के बाद भी चल रही हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ उन्हीं समस्याओं के बारे में बात करने वाला हूं और उन चेंजेस के बारे में बात करने वाला हूं जो हमारे इंडियन फुटबॉल के अंदर आगे आने वाले टाइम में आने चाहिए, क्योंकि इन दी एंड यही वो कुछ बातें हैं जो हम इंडियन फुटबॉल के फैंस काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं आप इस वीडियो के एंड तक इन सारे पॉइंट्स को समझना और अपनी तरफ से भी आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में क्या किया जाना चाहिए। तो भाई देखो, सबसे अगर हम पहले पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं ना, तो फाइनली हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने हमारे कोच ईगो स्टीमैच के साथ एएफसी एशियन कप की परफॉर्मेंस के बाद मीटिंग रखी। अच्छा, अब उस मीटिंग के अंदर क्या होता है, अभी हमारे करंट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर सत्यनारायण साहब, वो कहते हैं कि हमारी भारतीय फुटबॉल ने काफी अप्स एंड डाउन देखे हैं अपनी फुटबॉल हिस्ट्री के अंदर। तो अभी फिलहाल में एशियन कप के अंदर हमारी भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस था, हमें अपने प्लेयर्स के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि उनकी फाइटिंग स्पिरिट अच्छी थी। तो ऐसे में उनकी इस स्टेटमेंट के बाद से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या वो सच में हमारी टीम की तारीफ कर रहे हैं या फिर ताना मार रहे हैं, क्योंकि कौन सी फाइटिंग स्पिरिट की बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में मुझे नहीं पता। अब उसके बाद मीटिंग के अंदर सबसे पहले तो हमारे प्रेसिडेंट साहब कल्याण चौबे तो होते ही नहीं है, तो उनकी जगह मीटिंग लेते हैं हमारे पूर्व भारतीय फुटबॉलर आई.एम. विजयन साहब। अब उनकी तरफ से आगे से स्टेटमेंट आता है कि एएफसी एशियन कप के अंदर जो भी हुआ उसको भूल जाना चाहिए टीम को, और अब आगे आने वाले मैचेस यानी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के ऊपर हमारी टीम को ध्यान देना चाहिए। और फिर हमारे कोच ईगो स्टीमैच से जब वो पूछते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो कहते हैं कि एएफसी एशियन कप के अंदर जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड ही था। अभी हमारा ध्यान जो है वो एशियन कप की जगह फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के ऊपर है, क्योंकि हमने कुवैत के साथ 3 पॉइंट ले लिए हैं। अब अफगानिस्तान वाले मैचों पे हमारी टीम का पूरा ध्यान है। और हमारे कोच साहब की ना टाइम के साथ साथ ना स्टेटमेंट भी बदलती जाती है, जहां पर एक साल पहले ये कह रहे थे कि हमारी टीम का भी पूरा ध्यान एएफसी एशियन कप के ऊपर है, तो हमारी टीम को भी ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने हैं साथ में। तो फिर वही नवंबर के अंदर इनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हमारी टीम का एएफसी एशियन कप के ऊपर ध्यान नहीं है, क्योंकि हमने जो चीज मांगी थी हमें वो नहीं मिली, इसलिए अब हमारा ध्यान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के ऊपर है। तो ऐसे में मैं बताता हूँ कि हमारे कोच साहब की डिमांड थी कि हमारी भारतीय फुटबॉल टीम को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली मैचेस खेलने हैं एशियन कप से पहले, ताकि हमारी टीम अच्छी प्रिपेयर हो सके। तो भाई जहां पर साल 2022 में हमारी भारतीय फुटबॉल टीम ने 7 या 8 फ्रेंडली मैचेस खेले थे, तो वहीं 2022 की कंपैरिजन में 2023 के अंदर हमारी भारतीय फुटबॉल टीम ने लगभग 16 मैचेस खेले हैं। तो समझ सकते हो उस साल की कंपैरिजन में इस साल हमने डबल मैच खेले हैं, और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि एशियन कप के अंदर हम ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। और 2023 में लगभग डबल मैचेस खेलने के बाद भी इनकी तरफ से नवंबर में स्टेटमेंट आती है कि हमारी टीम से एशियन कप के अंदर ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट मत करना। तो अब आप सोच सकते हो कि यहाँ से कैसे टाइम के साथ स्टेटमेंट बदल जाते हैं हमारे कोच साहब के। क्योंकि एक बार हम अगर दूसरे देशों के फेडरेशन के ऊपर नजर डालें ना, तो थाईलैंड की टीम, जिनको 2019 के एशियन कप में हमारी भारतीय टीम ने पहले मैच में 4-1 से तोड़ा था ना, उस मैच के बाद ही उन्होंने अपने कोच को सैक कर दिया और नए कोच को लेकर आए। अच्छा, अब हुआ क्या उस मैच के बाद, हमारी टीम ने थाईलैंड को 4-1 से हराया और हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। और वही थाईलैंड की टीम जो 4-1 से हारी, उन्होंने अपने कोच को भी मिड टूर्नामेंट से हटा दिया। उसके बावजूद वो राउंड ऑफ 16 के अंदर क्वालिफाई कर गए। इवन 2023 के एशियन कप से 1 महीना पहले उन्होंने अपने कोच को सैक किया और नए कोच को लेकर आए। और यहाँ पर हमारा फेडरेशन कहता है कि अगर हमने बीच मोमेंट में कोच को चेंज कर दिया तो टीम का मोमेंटम बिगड़ जाएगा। क्योंकि इवन अगर हम कतर की टीम की बात करें, जिन्होंने एएफसी एशियन कप का खिताब अपने नाम किया है, उन्होंने भी एशियन कप से 1 महीना पहले अपने कोच को चेंज किया है। वही कोच थे जिन्होंने भारत को 3-0 से भी हराया था और अफगानिस्तान की टीम को 8-1 से भी हराया था। उसके बावजूद उन्होंने 1 महीने पहले अपने कोच को चेंज किया और एएफसी एशियन कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इवन ओमान की टीम, जो गल्फ कप जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में बड़ी टीमों को हराती है, उन्होंने एएफसी एशियन कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होते ही सीधा अपने कोच को सैक मार दिया। और इवन एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अफ्रीका का जो कप चल रहा है एफकॉन कप, वहां पर अभी जिस टीम ने खिताब जीता है ना, आइवरी कोस्ट, उन्होंने ग्रुप स्टेज से मैच हारने के बाद अपने कोच को वहां से सैक कर दिया। अब सोचो, ग्रुप स्टेज में उन्होंने अपने कोच को सैक किया है और उसके बावजूद वो टीम राउंड ऑफ 16 में जाती है, क्वार्टर फाइनल में जाती है, सेमीफाइनल में जाती है, और फाइनल में आकर वो टीम खिताब भी जीतकर अपने नाम कर लेती है। तो अब आप यहाँ से सोच सकते हो कि हमारे फेडरेशन और बाकी देशों के फेडरेशन में कितना फर्क है। जहाँ पर बाकी देशों के फेडरेशन जो फटाफट फास्ट काम करते हैं, तो यहीं पर हमारे देश का फेडरेशन है जिन्होंने इतने बुरे एएफसी एशियन कप के कैंपेन के बाद लगभग 20 या 25 दिन बाद मीटिंग रखी, और उसमें भी जहाँ पर लोगों को ये उम्मीद थी कि कोच के ऊपर कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ, अब आगे फीफा क्वालिफायर्स पर ध्यान देने की जरूरत है। वही अगर मैं एक और पॉइंट की बात करता हूँ ना, तो भाई देखो, आप लोगों को भी पता है कि हमारे देश के अंदर जब एएफसी एशियन कप चल रहा था, तो कितनी मीडिया थी जो इस चीज को कवर कर रही थी। लगभग 90% मीडिया इस चीज को कवर नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो 10% डेडिकेटेड लोग थे जो कतर में एएफसी एशियन कप को कवर करने गए थे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल खेलनाओं की टीम वहां पर थी,
अब क्या होता है, जब हमारी टीम मैच हार जाती है सीरिया से आखिरी में, उसके बाद जब टीम की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो टीम वहां पर मीडिया को बिल्कुल अवॉइड कर देती है, वो कॉन्फ्रेंस में आने से मना कर देती है। तो अब आप ऐसे में सोच सकते हो कि जो हमारी बची कुची मीडिया है जो फुटबॉल के लिए डेडिकेटेड है, अगर आप वहां पर जाकर उनको ही अवॉइड कर दोगे, फैंस को अवॉइड कर दोगे, तो आप आगे से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि फैंस आपको सपोर्ट करेंगे। ना तो हमारे कोच की तरफ से एक भी सिंगल स्टेटमेंट आया कि हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया और मैं इसलिए अपनी गलती को मानता हूँ। ना हमारे कप्तान साहब सुनील छेत्री, जिन्होंने एक टाइम पर आकर कहा था कि बेशक हमारी टीम बुरा परफॉर्मेंस करे लेकिन आप हमें आकर सपोर्ट करो, हम एक दिन आपको प्राउड फील करवाएंगे। उसके बाद अगला मैच पूरा स्टेडियम हाउसफुल था, लेकिन यहाँ पर जब टीम का बेकार परफॉर्मेंस है तब कप्तान साहब की तरफ से एक भी कोई पोस्ट या एक भी कोई मैसेज देखने को नहीं मिला फैंस के लिए। इवन जो कतर में 30,000 लोग हर मैच में देखने पहुंचते थे, उनके लिए भी टीम की तरफ से कोई मैसेज नहीं था। क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ साउथ कोरिया के स्टार सन ह्यूमिन की बात करते हैं, जब साउथ कोरिया AFC एशियन कप से बाहर हुई तो उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के लिए, अपने देश के लोगों के लिए एक सॉरी का मैसेज डाला कि हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। और वहीं दूसरी तरफ हमारी टीम, जहां पर कोच की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से मीडिया को बिल्कुल अवॉइड किया गया और फैंस के लिए भी उन्होंने कोई एक सॉरी का मैसेज नहीं डाला। तो अब जाकर जब ये बात थोड़ी सी हाईलाइट हुई तो कल ही हमारे गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू की तरफ से मैसेज आता है और वो फैंस से सॉरी बोलते हैं कि हमारी टीम का AFC एशियन कप में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। तो मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर जो हमारी भारतीय फुटबॉल की टीम है, जो डेडिकेटेड लोग हैं, जो इस गेम से प्यार करते हैं, अगर हमारी टीम उनको ही अटेंशन नहीं देती है तो फिर आप आगे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग आपके बुरे समय पर आपके साथ रहेंगे। वहीं अगर आप एक और पॉइंट की तरफ नजर डाली जाए तो भाई हमारी जो टीम है, जब हमारे कोच आए थे हिरोशिमा 2019 में, इन्होंने कहा था टीम का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है और टीम के अंदर हमें भारी बदलाव देखने को मिलेंगे आगे आने वाले सालों में। तो अब अगर 2019 में जब हमारी टीम ने फीफा का क्वालिफायर खेला था ना ओमान के साथ, एक बार आप इस मैच की लाइनअप के ऊपर नजर डालो और अभी रिसेंट में जो हमारी टीम ने सीरिया के साथ मैच खेला उस लाइनअप पे नजर डालो, तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो हमारे कोच साहब टीम के अंदर नए लेकर आए हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर मोस्टली आधे से ज्यादा खिलाड़ी वही लग रहे हैं जो 2019 में भी टीम के साथ जुड़े हुए थे। फॉर एन एग्जांपल उदांता, जबकि हमारे कोच साहब ने तो एक स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि उदांता को हमने काफी ट्राई करके देख लिया, उनके ऊपर हमने काफी भरोसा दिखा लिया, लेकिन अब उनकी तरफ से अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो हमें दूसरे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली AFC एशियन कप की जब टीम अनाउंस होती है तो वहां पर उदांता हमें दोबारा से फॉरवर्ड लाइन के अंदर दिखते हैं और इवन हमारे कोच साहब ये कहते हैं कि फॉरवर्ड लाइन के अंदर अगर स्ट्राइकर या विंगर्स की कमी है तो उसका ब्लेम ISL के कोचेस को जाता है, क्योंकि वो अपनी टीम के अंदर इन खिलाड़ियों को नहीं खिलाते। चलो एक बार को मान लिया वो नहीं खिलाते, लेकिन आप जब साफ कप जैसा टूर्नामेंट होता है, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब के साथ मैच होता है, तो आप तो खुद सुनील छेत्री को स्ट्राइकर की पोजीशन पर रखते हो और किसी दूसरे स्ट्राइकर को ट्राई भी नहीं करते। क्योंकि अगर आप इन्हीं खिलाड़ियों को अपने सिस्टम के अंदर इतने साल से लेते हुए चलोगे ना, तो एक टाइम पर आके प्लेयर्स को ये लगने लग जाता है कि हम तो टीम के बिल्कुल परमानेंट हिस्सा है और हमारी पोजीशन को कोई खतरा नहीं है टीम के अंदर। और ऐसे में प्लेयर्स अपनी पोजीशन को ग्रांटेड लेने लगते हैं और उनकी तरफ से कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती जिससे हमारी नेशनल टीम को फायदा हो। तो ऐसे में जब टीम के अंदर कंपटीशन बढ़ता है ना नए खिलाड़ियों के आने की वजह से, तो सबके एफर्ट डबल हो जाते हैं अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। और वहीं अगर मैं एक और पॉइंट की बात करता हूं तो भाई यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि हमारे जो फुटबॉल है भारत के अंदर, उसकी जो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी है वो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे को फॉर एन एग्जाम्पल ISL के जो मैचेस होते हैं वो कहते हैं कि ये स्पोर्ट्स 18 के नेटवर्क पर आएंगे, स्पोर्ट्स 18 के चैनल पर आएंगे, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब स्पोर्ट्स 18 का चैनल लगाया जाता है तो वहां पर या तो साउथ अफ्रीका की T20 लीग आ रही होती है क्रिकेट की, या फिर ISL की जगह ला लीगा आ रहा होता है बाहर का टूर्नामेंट। हाँ चलो यहाँ से ये मान लिया कि आप ISL के मैचेस को जियो सिनेमा पर स्ट्रीम करते हो, लेकिन फॉर एन एग्जांपल अगर कोई इंसान है उसके पास अपना नेट रिचार्ज करवाने के लिए पैसे नहीं है और वो ये चाहता है मैं टीवी पर मैच देखूं, तो वो कहाँ पर टीवी में मैच देखेगा? क्योंकि कभी या तो आप नेशनल टीम के मैच स्पोर्ट्स 18 पे कर देते हो, कभी यूरो स्पोर्ट पे कर देते हो, या फिर कभी किसी और चैनल पे कर देते हो, और आप ये कह देते हो कि जो बाकी के मैचेस है वो स्पोर्ट्स 18 3 चैनल पर आएंगे। ये ऐसा चैनल है जो टाटा स्काई की डिश के अलावा और किसी डिश के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। अब आप यहाँ से खुद ही सोच सकते हो कि हमारे भारतीय चैनल के अंदर भारतीय लीग को ना दिखाकर या तो साउथ अफ्रीका की T20 लीग दिखाई जाती है या फिर स्पेनिश की ला लीगा लीग दिखाई जाती है। तो ये एक ब्रॉडकास्टिंग का इशू है जिसके ऊपर सुधार करने की जरूरत है हमारी फेडरेशन को। तो यार एक्चुअल में यही सब वो कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर हमारी भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को ध्यान देने की जरूरत है, हम फैंस को इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय फुटबॉल के अंदर इन्हीं पॉइंट्स में हमें चेंजेस देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन पॉइंट्स के ऊपर हम चेंजेस ले आते हैं तो हमारी भारतीय फुटबॉल के अंदर हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोस आपके पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।